With reference to Indian economy, consider the following statements. This question was asked in the UPSC Civil Services exam in the year 2020. Now we'll take a look at each statement one by one. Commercial paper is a short-term unsecured promissory note. Commercial paper is a type of instrument. ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है. इंस्ट्रूमेंट मतलब आप समझिए एक तरह का गवर्नमेंट बॉन्ड, मतलब एक सर्टिफिकेट, एक कागज़ जिस पर ये गारंटीड होता है कि अगर कोई इस सर्टिफिकेट को खरीदेगा तो इस सर्टिफिकेट के बदले में आपको गारंटी दी जाएगी. अगर कोई पैसे देकर इस सर्टिफिकेट को खरीदता है तो जितने पैसे उस इन्वेस्टर ने दिए हैं उस सर्टिफिकेट को खरीदने के लिए, वो सारा पैसा आपको वापस दिया जाएगा एक सर्टेन फिक्स्ड टर्म के बाद. तो यानी कि अगर कोई एक कंपनी है तो कमर्शियल पेपर कंपनीज के द्वारा ही रिलीज़ किया जाता है. एक इंस्ट्रूमेंट है. अगर कोई कंपनी को पैसों की ज़रूरत है तो वो एक सर्टिफिकेट जारी करती है, उसका नाम है कमर्शियल पेपर इंस्ट्रूमेंट. उस कागज़ पर लिखा रहता है कि अगर कोई इसे खरीदेगा, इसकी कीमत रहती है, अगर कोई इसे खरीदेगा तो आपको हमें उतने पैसे देने होंगे, लेकिन हम आपको उसके बदले ये सर्टिफिकेट देंगे. और इस पर यह गारंटी से लिखा गया है कि एक टर्म के बाद, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपको आपने जितने पेमेंट करके इस कागज़ को, इस सर्टिफिकेट को ख़रीदा है, वो सारा पैसा आपको उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, फिक्स्ड टर्म के बाद आपको रिटर्न मिलेगा इंटरेस्ट के साथ. तो इसे हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं. तो ये कमर्शियल पेपर का जो इंस्ट्रूमेंट, इस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो कंपनीज़ के द्वारा रिलीज़ किया जाता है. और ये बहुत एक शॉर्ट टर्म का इसका ड्यूरेशन रहता है. मतलब अगर किसी इन्वेस्टर ने या फिर किसी इंडिविजुअल ने या फिर किसी कंपनी ने इस कमर्शियल पेपर इंस्ट्रूमेंट को ख़रीदा तो जो टर्म रहता है जिसमें उस इन्वेस्टर को अपना पैसा वापस मिलेगा, ये शॉर्ट टर्म रहता है. शॉर्ट टर्म मतलब कितना? 1 वीक to 9 months, एक हफ्ते से लेकर 9 महीने तक, यानी 7 दिन से लेकर 270 डेज तक. 270 डेज तक उस इन्वेस्टर को, उस बायर को, उस सर्टिफिकेट या उस इंस्ट्रूमेंट बायर को, उस कमर्शियल पेपर बायर को अपना पैसा वापस दिया जाएगा. तो ये कंपनीज़ के द्वारा रिलीज़ किया जाता है. और ये यहाँ पर आप इस शब्द को देखिए, अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट. इस वर्ड को हमें समझना है. अनसिक्योर्ड का मतलब होता है कि जो कंपनी है जिसने ये सर्टिफिकेट जारी किया है, उस कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, तो उसे पैसों की ज़रूरत है तो इन्वेस्टर आएगा और इन्वेस्टर या फिर इंडिविजुअल उस सर्टिफिकेट को खरीदेगा और उस कंपनी को पैसे देगा. तो कंपनी को एक तरह से वो लोन दे रहा है कंपनी को. और जिसको लोन दिया जाता है, तो जो लोन ले रहा है, यहाँ पर जो कंपनी लोन ले रही है उसको एक तरह की सिक्योरिटी देनी होती है जिसे उसने लोन दिया है. मतलब उस इन्वेस्टर को सिक्योरिटी देनी होती है कंपनी के द्वारा. लेकिन इस अनसिक्योर्ड वर्ड का मीनिंग होता है कि कोई मॉर्गेज, कोई एसेट वो कंपनी नहीं देगी उसको. आप इसे सरल भाषा में अगर समझना चाहे तो आप एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझ सकते हैं. अगर आप बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक आपको यूं ही लोन नहीं देती. बैंक आपसे कोई सिक्योरिटी मांगती है, जैसे कि आपकी कोई प्रॉपर्टी हो गई या फिर कोई आपका एसेट हो गया. आपको उस प्रॉपर्टी को, उस एसेट को एक सिक्योरिटी के तौर पर बैंक पर मॉर्गेज रखना होता है, गिरवी रखना होता है, मॉर्गेज रखना होता है. तभी जाकर बैंक सेटिस्फाइड होंगी कि आपको वो लोन दे. उस सिक्योरिटी के मिलने के बाद, उस मॉर्गेज को मिलने के बाद ही बैंक आपको लोन देगी. तो ठीक उसी तरह जिस कंपनी को लोन की ज़रूरत है, वो कंपनी मॉर्गेज के तौर पर कोई प्रॉपर्टी या एसेट उस इन्वेस्टर को नहीं देगी. इसी को हम अनसिक्योर्ड बोलते हैं. तो इस अनसिक्योर्ड वर्ड का मीनिंग ये होता है, कोई मॉर्गेज, कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी कंपनी नहीं देगी. तो क्या देगी कंपनी? प्रॉमिसरी नोट. मतलब सिर्फ और सिर्फ एक कागज़ पर लिख कर देगी कि आप हम पर भरोसा कीजिए, आपने जो हम पर इन्वेस्ट किया है, आपने जो इस सर्टिफिकेट को ख़रीदा है, आपका पेमेंट वापस एक फ़िक्स्ड अमाउंट के टाइम
फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपको वापस मिल जाएगा इंटरेस्ट के साथ। ये एक प्रॉमिसरी नोट होता है, कंपनी के द्वारा दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट कहता है, और ये स्टेटमेंट सही है। कमर्शियल पेपर का इंस्ट्रूमेंट वाकई कंपनी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, और एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है वो। यूजुअली इट लास्ट्स फॉर 7 days to 270 days, फ्रॉम 1 week to 9 months। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, इट्स correct. Now we'll take a look at the second statement. Certificate of deposit is a long-term instrument issued by the Reserve Bank of India to a corporation. Certificate of deposit is also a type of instrument. बिल्कुल कमर्शियल पेपर की तरह ही भी ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये भी एक सर्टिफिकेट होता है। लेकिन यहाँ जो इन्होंने लॉन्ग टर्म कहा है, ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है। ये लॉन्ग टर्म का नहीं होता, बल्कि ये शॉर्ट टर्म का ही होता है। इट यूजुअली लास्ट्स फॉर few days to 1 month। बिल्कुल ठीक कमर्शियल पेपर इंस्ट्रूमेंट के तरह ही होता है ये भी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में नहीं होता। इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अ कॉरपोरेशन, यहाँ पर इन्होंने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा है, ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का इंस्ट्रूमेंट होता है, ये जो सर्टिफिकेट होता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं, बल्कि किसी भी बैंक के द्वारा रिलीज़ किया जाता, इश्यू किया जाता है। तो certificate of deposit is also a type of instrument, it's also a type of bond issued by any bank to satisfy its funds, to ask for individuals to deposit in their banks। मतलब बैंक्स ये मांग करती है इन्वेस्टर्स को इस इंस्ट्रूमेंट के इश्यू करने के बाद कि आइए आप हमारे बैंक में डिपॉजिट करिए, इन्वेस्ट करिए, डिपॉजिट करिए, अपना पैसा हमारे बैंक में लगाइए, और इसके बदले में हम आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का इंस्ट्रूमेंट जो कागज़ है वो जारी करेंगे, और उसमें ये लिखा होगा कि आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा इंटरेस्ट के साथ। तो ये शॉर्ट टर्म होता है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म दिया गया, ये गलत है, और ये रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं बल्कि किसी भी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। Now we'll take a look at the third statement. Call money is a short-term finance used for interbank transactions. Call money भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ही होता है, एक तरह का कागज़ ही होता है, और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है। इट्स यूजुअली लास्ट फॉर ओनली 1 day। कभी कभी ओवरनाइट भी ये ख़त्म हो जाता है। किसी बैंक के पास एक दिन अगर बैंक के पास टोटल कैश होता है, किसी दिन बैंक के पास कभी कभी कैश कम हो जाता है, तो किसी दिन ज़्यादा हो जाता है। तो जब एक बैंक के पास कैश कम पड़ता है, तो वो बैंक जाकर दूसरे बैंक से ये मांग करती है कि आप हमें थोड़ा सा लोन दे दीजिए। तो वो जो बैंक होती है, वो दूसरी बैंक से अगर लोन लेती है, तो वो जो उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लोन का जो लेन देन होता है, इसे ही हम कॉल मनी बोलते हैं। तो कॉल मनी ये बैंक्स के बीच में होता है, इसमें इंडिविजुअल या फिर कंपनी का हाथ नहीं होता, ये बैंक्स के बीच में होता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। इट हैपन्स बिटवीन बैंक्स, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस। Now we'll take a look at the fourth statement. Zero coupon bonds are the interest-bearing short-term bonds issued by the scheduled commercial banks to corporations. Zero coupon bonds उन bonds को कहते हैं जिन पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मतलब अगर कोई बॉन्ड है, अगर कोई सर्टिफिकेट है, अगर उसकी कीमत 100 रुपये है, तो यूजुअली क्या होता है, किसी इंडिविजुअल ने, किसी इन्वेस्टर ने उस सर्टिफिकेट को खरीद कर उस सर्टिफिकेट को जिसने जारी किया है उसको उसकी सही कीमत देंगे। अगर वो 100 रुपये का है, तो वो इन्वेस्टर 100 रुपये उस इश्यूअर को देगा और वो सर्टिफिकेट लेगा, और जितना भी उसका टर्म है, अगर 1 साल का है तो 1 साल में उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, और उसने जितना अमाउंट दिया था वो अमाउंट भी मिलेगा। लेकिन यहाँ जब ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स की बात आती है, यहाँ पर वो अगर इंस्ट्रूमेंट 100 रुपये का है, तो वो डिस्काउंट में दिया जाता है।
मतलब अगर 100 रुपये का है तो इन्वेस्टर इसे बाय करेगा कितने में, 80 रुपये में बाय करेगा। तो उसकी जो मूल कीमत है, जो फेस वैल्यू है, उससे कम में उसे परचेस करेगा इन्वेस्टर, बायर। अगर 100 रुपये का है तो वो 80 रुपये में खरीदेगा, लेकिन उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। उस इन्वेस्टर को उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जब उसकी मैच्योरिटी डेट आ जाएगी, उस बॉन्ड की, उस इंस्ट्रूमेंट की जब टर्म ख़त्म होगा, टर्म ख़त्म होने को हम मैच्योरिटी बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, तो उसकी टर्म ख़त्म होने के बाद, मैच्योर होने के बाद उसे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी फेस वैल्यू दी जाएगी। लेकिन खरीदते समय बायर ने, इन्वेस्टर ने खरीदा, उसे डिस्काउंट में खरीदा था। अगर उसकी कीमत 100 रुपये थी तो वो 80 में खरीदा था उसने, लेकिन मैच्योरिटी के बाद उसकी पूरी वैल्यू मिलेगी उसको। तो अगर वो 100 रुपये का था तो वो 100 रुपये टोटल मिलेंगे उसको। लेकिन क्योंकि उसने डिस्काउंट पर ख़रीदा था तो उसको एक डिफरेंस अमाउंट मिलेगा, 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसी को वो इंटरेस्ट के तौर पर देखता है। तो ये होता है ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट बेयरिंग का शॉर्ट टर्म कहा गया है, ये इंटरेस्ट बेयरिंग यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि उसे डिस्काउंट के तौर पर खरीदा जाता है ज़ीरो कूपन को। ये इंटरेस्ट बेयरिंग यहाँ पर गलत हो जाता है, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। और यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के द्वारा जारी नहीं किया जाता, बल्कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के द्वारा नहीं किए जाते, बल्कि सब किसी भी साधारण बैंक्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ये जो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स है, ये किसी भी बैंक्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, इशू किया जाता है। तो इस तरह फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है और सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करें। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन।